हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एबीसी मास्टर जी के चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपके सामने पहली सवाल है, एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। बच्चों देखिए, हम पहले बेसिक रूल से इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, बेसिक रूल से हम सवाल को हल करते हैं। बेसिक रूल का मतलब क्या है कि साधारण ब्याज के, चूंकि ये सवाल है तो कौन सा फार्मूला लगेगा बाबू? साधारण ब्याज का लगेगा। और साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे के 100। क्योंकि बेसिक रूल तो यही है, आपने पढ़ा होगा। और जब साधारण ब्याज की सवाल है तो यही नियम लगना चाहिए। देखिए, समय कितना दिया है? 16 वर्ष दिया है। समय कितना दिया है बाबू? 16 वर्ष। 16 वर्ष। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है दर, पूछ रहा है बाबू। तो दर पूछ रहा है तो दर कैसे निकालेंगे बाबू? बाकी कुछ तो दिया ही नहीं है, लेकिन कुछ तो कहा है, साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है। राशि जो मूलधन है वो कितना हो गया? साधारण ब्याज, मतलब जो रेट है वो साधारण ब्याज का है, और इससे क्या होगा? ये 2 गुना हो गया है। मतलब 2 गुना हो गया है। मूलधन अपने का 2 गुना हो गया। मतलब 100 रुपये था, आपके पिताजी ने जमा किया तो कितना बन गया? 200 रुपये बन गया। कितना बन गया? 200 रुपये। मतलब जो मूलधन है जो बन जाता है वो क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है ना। ये आपको बताए थे हैं कि जो आपके पिताजी वापस लेकर आएंगे वही तो मिश्र धन होगा। तो मिश्र धन कितना दिया है? 2 गुणे मूलधन, माने मूलधन 2 गुना हो गया। कह रहे हैं ना 2 गुना हो गया। तो बाबू आपका ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन और माइनस मूलधन। आपको पता होगा, यह फार्मूला भी तो हम आपको बताए ही थे कि ब्याज क्या होता है भाई? मिश्र धन माइनस मूलधन। और मिश्र धन कितना है बेटा? मिश्र धन आपका है, मिश्र धन देखिए 2 गुणे मूलधन है। तो मिश्र धन के नीचे लिख दीजिए 2 मूलधन, 2 मूलधन और माइनस मूलधन। तो मूलधन है, यह है। तो मूलधन, अब 2 मूलधन में से 1 मूलधन घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? मूलधन बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? मूलधन। अब देखिए, ये बात इस तरह से आप समझे हैं, नहीं तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि भाई 100 रुपया दिए हैं हम और 200 रुपया पाए हैं, मतलब जितना रुपया था उतना ब्याज मिला है। तो ब्याज कितना मिला है? जितना रुपया था। बहुत छोटी सी चीज़ है। तब देखिए, अब इसको सवाल को लगाइए। अब इस वाले फार्मूले पर हम आइए रखते हैं। अब इस वाले फार्मूले पर आइए रखते हैं साधारण ब्याज। तो ब्याज की जगह पर क्या लिख देंगे हम? मूलधन लिखेंगे बाबू। अब देखिए, हम यहाँ पर रख रहे हैं साधारण ब्याज की जगह पर मूलधन, बराबर के नीचे बराबर हो गया, फिर बटे ऐसे बनाएं। मूलधन के आगे मूलधन ही लिखेंगे, मूलधन तो ऐसे ही रहेगा। दर आपसे पूछा ही है। और समय की जगह पर क्या रखेंगे? 16 रख देंगे, बटे में 100 हो जाएगा। मूलधन से मूलधन बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 100 का गुणा तिर्यक किधर होगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बराबर के नीचे बराबर हो जाएगा। दर ऐसे ही रहेंगे, गुणे 16 ऐसे ही लिख देंगे। 16 का इसमें क्या है? गुणा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 100 बटे के कितना हो जाएगा? 16 बराबर के दर अपने जगह पर हो जाएगा। तो दर कितना आया? 100 बटे 16 भाग देंगे तो कितना का? 16 छक्का 96, 4 शेष बचेगा। तो फिर 4 बटे 16, 4 से 16 को काट दीजिए तो 6 सही 1 बटे 4, 4 एक कम 4, 4 चौक के 16, 6 सही 1 बटे 4%। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, पहले से थोड़ा टिक लग गया था। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। पर इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं दूसरे नंबर एक दूसरी विधि के साथ। आइए देखिए दूसरी विधि। यह तो बहुत बेसिक विधि थी, आपके सामने हम दूसरी विधि बताएंगे जो बेहद ही आसान होगी, ठीक है। तो देखिए, आपसे कहा है कि राशि क्या हो गई है बाबू? मूलधन की 2 गुनी हो गई है। साधारण ब्याज से राशि क्या हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। मतलब स्वयं का 2 गुना हो जाता है। मतलब 100 रुपये हमने जमा किया और 200 रुपया पाया। मतलब कितना % रिटर्न मिला है? मतलब जितना दिए उतना ही रिटर्न मिल गया। तो कह सकते हैं कि 100% रिटर्न मिला है। तो 100% रिटर्न कितने वर्ष में मिला है? 16 वर्ष में आपको रिटर्न मिल रहा है। 100% रिटर्न मिल रहा है। तो 1 वर्ष का रिटर्न कितना होगा? 1 वर्ष का रिटर्न नहीं हो जाएगा 100 बटे के 16%? तो इतना हो गया। 100 बटे के 16 को भाग देंगे तो 6 से 1 बटे 4%। कितना आसान है, सिर्फ मुजबानी कर सकते हैं आप, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो चलिए अगली सवाल पे हम चलेंगे। ये तो बहुत आसान तरीका है, क्योंकि वो बहुत लंबा तरीका था बाबू ना। यदि आप समझते हैं कि 100% रिटर्न है तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। इसको भाग दे देंगे जैसे हमने बताया था पिछले सवाल में। चलिए 2 नंबर के सवाल पे चलते हैं। तो देखिए, 2 नंबर वाली सवाल भी बहुत हल्की है, लेकिन उससे पहले हम थोड़े बेसिक को डिस्कस करेंगे कि इसके बेसिक फार्मूले क्या हैं। आपको पहले समकोण त्रिभुज नहीं पता होगा,
तो उसको भी जान लीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं, देखिए त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, तो तीन भुजाओं से ए बी और सी, एक भुजा ए बी हुई, एक भुजा बी सी हुई और एक भुजा ए सी हुई। यदि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे हम, त्रिभुज कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। पर यह त्रिभुज कौन सी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज वह होता है जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बिल्कुल समकोण बनाए। दो भुजाएं क्या बनाए बेटा, समकोण बनाए। दो भुजाएं क्या बनाए, समकोण बनाए। जैसे आप समोसा देखते होंगे, समोसा का कैसा होता है, समोसा त्रिभुज के जैसा होता है। और यह कैसा हो गया, आप सड़क पे जा रहे हैं और सड़क पर देखेंगे कोई खम्मा खड़ा है, तो एक खम्मा क्या है, एकदम जो जमीन से कितना है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। आपने उस पर एक छोटी सी मड़ई लगा दी यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ये समकोण त्रिभुज वाली मड़ई बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही है। तो कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं, तो लंबवत भुजा कौन सी हुई, एक यह भुजा हुई और एक भुजा यह हुई। मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये बाबू क्या है, सी है। तो देखिए ए बी और बी सी दिया है कि दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि यह कितनी है, 5 सेंटीमीटर है और यह कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। यह कितनी है, 12 सेंटीमीटर है और यह 5 सेंटीमीटर हो गई। तो बोला इस त्रिभुज का परिमाप है। परिमाप, परिमाप क्या होता है बाबू, तो देखिए परिमाप होता है, परिमाप, परिमाप मतलब माप, मतलब जो लंबाई का मापन करना, परि मतलब चारों तरफ, अर्थात त्रिभुज के जो समस्त भुजाएं हैं, मतलब त्रिभुज की समस्त भुजाओं का योग, त्रिभुज की समस्त भुजाओं का योग, त्रिभुज की समस्त भुजाओं का योग ही क्या होगा, उसका परिमाप होगा। समस्त भुजाओं का योग क्या होगा, इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक, तो त्रिभुज की समस्त भुजाओं, तो परिमाप क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक, प्लस बी सी और प्लस सी ए, चाहे ए सी। ठीक है, बात तो एक ही है, चाहे सी ए बोलिए चाहे ए सी बोलिए। तो बट आपके सामने दिक्कत क्या है बेटा, आपके सामने दिक्कत है कि 5 तो दे दिया है, यह दिया है आपके साथ, यह भी भुजा आपका दे दिया है, इतना लंबा है यह, लेकिन ए सी दिया नहीं है। आप 2 जोड़ देंगे, तीसरा नहीं जोड़ पाएंगे, समस्या यहाँ पे आएगी। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको देखिए, एक होता है कक्षा 6-7 में आता है पाइथागोरस नियम। क्या आता है बेटा, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, देखिए यदि एक भुजा, ये जो लंबवत वाली भुजा है, एक को कहा जाता है लंब, एक को क्या कहा जाता है, लंब, और दूसरी को क्या कहा जाता है, आधार। क्या कहा जाता है बेटा, आधार। जो जमीन है वो क्या है, आधार है। जो खम्बा है वो क्या है, लंब है। मान लीजिए कि यह खम्बा है, ठीक है, यह क्या है, खम्बा है, और यह क्या है, जमीन है। यह क्या है बेटा, जमीन है। जब यह जमीन जो है यह आधार कही जाएगी और यह लंब कहा जाएगा, तो तीसरी भुजा क्या कही जाएगी, कर्ण कही जाती है। क्या कही जाती है बेटा, कर्ण कही जाती है। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ हैं, उन्होंने बताया था कि जो यह कर्ण है यह सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण को कैसे निकालते हैं हम, तो कर्ण को निकालने का उन्होंने फार्मूला दिया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग अब इसी फार्मूले से निकल जाएगा। कर्ण का वर्ग निकलेगा तो कर्ण भी निकल जाएगा, क्योंकि कर्ण का जब वर्ग निकला तो कर्ण निकल जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 रख दीजिए, 5 का वर्ग कर लीजिए, प्लस आधार कितना दिया हुआ है, आधार 12 है, तो 12 का वर्ग कर लीजिए बाबू। तो कर्ण का वर्ग कितना आ गया बेटा, तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना हो गया, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, और 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144। 12 12 हम 144, याद होना चाहिए आपको, परीक्षा दे रहे हैं। तो देखिए कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, अब इसको जोड़ लीजिए, कर्ण का वर्ग 25 और 144 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169 आ गया बेटा। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे हम, ठीक है ना। अब हम इसको मिटा रहे हैं, अच्छा इधर ही देख लीजिए। तो कर्ण का वर्ग, देखिए कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग कितना आ जाएगा, जब कर्ण का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे। चूंकि ये देखिए अब 169 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 का वर्ग लिख सकते हैं। किसका वर्ग लिख सकते हैं, 13 का। 169 को हम 13 का वर्ग लिखते हैं। जब वर्ग आप पढ़ेंगे तो आपको याद कर लेंगे, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग। जैसे ये 12 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, तो ये 13 का वर्ग होता है। तो देख रहे हैं दोनों वर्ग वर्ग, तो दोनों को 2 उड़ा दीजिए, तो कर्ण क्या आ जाएगा,
कर्ण बराबर आ गया आपका 13। तो कर्ण की लंबाई निकल गई 13 सेंटीमीटर। तो जैसे ही कर्ण आपने निकाला यहाँ से कि कर्ण कितना आ गया बेटा 13 सेंटीमीटर, तो भुजाओं का परिमाप क्या निकल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मतलब 5 + 12 + 13 कितना हो जाएगा 5, बी सी है 12 और प्लस ए सी, जो ये मामला फंस रहा था कि यही मामला कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए सी आपका निकल गया है। ए सी ही क्या है कर्ण है, और कर्ण कितना आया है 13, तो 13। अब इसको जोड़ दीजिए तो देखिए 12 × 5 = 17, 17 × 3 = 20, 10 = 30, तो 30 सेंटीमीटर क्या आ गया बेटा परिमाप आ गया। तो परिमाप 30 सेंटीमीटर है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह से आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत बेसिक रूल है, एक अलग से नियम आपको यही सीखना है। थोड़ा सा वर्ग का नियम है, वर्ग वाला हट जाता है, या इसको हटाएंगे और इसी पर लगाते हैं तो वर्गमूल निकालते हैं हम। तो 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस तरह से किया जाता है। चलिए हम आपको और आसान चीज़ बताते हैं, बिल्कुल मुजबानी कर लेंगे, कोई भी देखकर इसको मुजबानी कर सकता है, इतना लंबा नहीं करेगा। तो आइए मुजबानी वाला तरीका आपको बताते हैं, बहुत आसान है। देखिए रोक कर वीडियो आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, आता होगा आप तो इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मुजबानी क्या है, कैसे लगेगा मुजबानी। तो देखिए जो लोग समकोण त्रिभुज से परिचित हैं उनके लिए आम बात है। यदि आप समकोण त्रिभुज से परिचित हैं तो आपके लिए क्या है, यह आम बात है। आम बात क्या है कि यदि यह 5 है, यह 12 है, तो उनको याद रहता है कि यह क्या है 13 है। और यदि बच्चों को याद रहता है यह 3 है, यह 4 है, तो यह क्या आएगा 5 आएगा। समकोण त्रिभुज में कुछ चीज़ें याद रहती है, जैसे ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना आता है 10 आता है। तो ये क्या है समकोण त्रिभुज के कुछ जो फेमस मतलब ये मॉडल हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपको मॉडल कुछ याद है तो आप क्या करेंगे 5 × 12 = 13, तो कितना आ गया परिमाप, तो परिमाप आपका तुरंत निकाल लेंगे, मुजबानी निकालेंगे, 5 × 12 = 13 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30। तो फटाक से टिक मार लेंगे जब आपको समकोण त्रिभुज की मॉडल्स याद होंगे। तब नहीं याद होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, और नहीं याद है तो कौन सा डरना है। यदि आपको बेसिक रूल पता है तो वहाँ से बस करिए, निकाल लीजिए, बहुत कठिन तो है नहीं। चलिए अगली सवाल की तरफ हम चलते हैं बाबू। अगली सवाल देखिए, पूछ रहा है, एक सवाल आया था 2021 की परीक्षा में कि सवाल नंबर 3 कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 4 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना, योग ज्ञात करो, ठीक है। ऑप्शन था कई सारा, खैर छोड़िए ऑप्शन। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग, आपको हमने बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं किसे कहा जाता है, अभाज्य जो न भजे उसे क्या कहा जाएगा अभाज्य। तो अभाज्य किससे भजती हैं, एक से भजती हैं और स्वयं से भजती हैं और किसी से नहीं भजती हैं। तो देखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 हैं, 3 है, 5 है, 7 है। फिर क्या आता है 2, 3, 5, 7, 9 रहेगा नहीं, 10 नहीं रहेगा, 11 आएगा, ठीक है। फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, ठीक। फिर आएगा आपका 23 आएगा, ठीक है। फिर 29 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 37 आएगा, ठीक। 39 तो कट जाएगा, 41 आएगा, फिर 47 आएगा, ठीक। 43 भी आएगा, 43 भी आएगा, 47 भी आएगा। तो ये सारे क्या हैं अभाज्य नंबर्स हैं बाबू, ये सारे क्या हैं अभाज्य नंबर्स हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको किससे कहा है, सिर्फ 4 ही अंक को कहा है। किसको कहा है, सिर्फ 4 ही अंक को कहा है। देखिए प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का फल, हाँ यही सवाल है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं। तो सिर्फ 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल निकालना है। तो योगफल क्या हो जाएगा बाबू, योगफल आपका हो गया 2 + 3 + 5 + 7। तो 2, 3, 5, 7 जोड़ दीजिए, 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17। तो आंसर क्या हो गया 17। 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। खैर सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसके आगे भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे 53 हो जाएगा, ठीक। फिर 59 भी आएगा, हाँ 59 भी आएगा, 67 आएगा। तो इसी तरह कई सारी संख्याएं आती रहती हैं, ठीक है ना। 71 आएगा, 73 आएगा, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं आगे धीरे धीरे बढ़ेंगी, 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए एक अगली सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल बहुत ही आसान थी, अगली सवाल भी बहुत आसान है। बोला है कि 2 लाख, ठीक है ना, 2 लाख 2 हजार को अंकों में लिखो, को अंकों में लिखो। किस में लिखना है बाबा, अंकों में। तो बाबू इसको अंकों में लिखना है हमें, तो 2 लाख 2 हजार, आपको पता ही है कैसे लिखेंगे हम, इकाई,
दहाई, सैकड़ा, नहीं लिखने आ रहा है तो इस तरह लिख दीजिए सैकड़ा, हजार, हजार हो गया, फिर 10,000 होगा, 10,000, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर कितना आएगा लाख, कितना आएगा लाख। लेकिन 2 ही लाख तक का है, 10 लाख की इसमें तो बात है नहीं, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लाख पे कितने का नोट है, लाख के कितने नोट हैं, 2 नोट हैं, तो लाख के नीचे 2 लिखेंगे। 10,000 के कितने नोट हैं, ये 1000 के 2 नोट हैं, तो 1000 के नीचे 2 लिखेंगे। और कहीं कुछ दिया है, नहीं दिया है ना, तो क्या करेंगे, सब 0 0, मतलब इन सब के कोई नोट ही नहीं है, तो इसकी कोई बात ही नहीं है। तो 2,02,000 इस तरह बड़े आसानी से लिख सकते हैं। बस आपको पहचानना कि किसके किसके नोट दिए गए हैं और कितने नोट दिए गए हैं। नोट नहीं दिए हैं तो 0 लिख दीजिए। ये नवोदय में आई हुई परीक्षा में ये सवाल है, वर्ष 2021 में ये परीक्षा में आई हुई सवाल है। तो चलिए बच्चों, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। सवाल बेहद ही आसान है, आइए देखिए कैसे लगाते हैं। पहले हम बेसिक रूल से इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा, कोई बात नहीं है। देखिए पहले समझ तो जाइए कि क्या औसत क्या है बाबू, औसत क्या है। औसत देखिए, औसत क्या होता है, तो औसत क्या किसे कहा जाता है, तो औसत, औसत को इंग्लिश में बोला जाता है एवरेज। क्या बोला जाता है बाबू, एवरेज बोला जाता है। तो एवरेज, जैसे ही आप एवरेज शब्द सुने आपको एक आइडिया लगे कि यार एवरेज क्या है। एवरेज का मतलब ठीक ठाक चीज़ें, मतलब बीच वाली। तो बिल्कुल सही समझे हैं। देखिए जैसे कि कल आपने 2 लड्डू खाया, ठीक है ना, परसों आपने 4 लड्डू खाया, ठीक, नरसों, फिर अगले दिन आपने 6 लड्डू खाया। तो अगले 3 दिनों में आपने कुल कितना लड्डू खाया, उसका एवरेज क्या रहा। तो देखिए ये 3 दिन का लड्डू है तो 3 से हम भाग देंगे, कुल लड्डू में 3 का भाग दे रहे हैं, तभी तो पता चलेगा कि आपने एवरेज लड्डू कितना खाया है। 2 4 2 6 6 12, और 12/3, तो मतलब 4 एवरेज आ गया। आपका एवरेज ये आया 4, मतलब आप पर डे 4 लड्डू खाए होंगे। एक आम आदमी, उसे नहीं पता है कि आप पहले दिन कितना खाएं, दूसरे दिन कितना खाएं, तीसरे दिन कितना कितना खाएं, वो एक एवरेज निकल है कि आपका एवरेज क्या है। आपने पहले दिन 2 ही खाया, अगले दिन ज़्यादा खा गया 4, अगले दिन फिर से और ज़्यादा खा गए। तो इस तरह आपने जितने 3 दिनों में लड्डू जो खाए हैं उनका योग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है एवरेज है। ये बताती है कि आपका एवरेज है। यदि 4 लड्डू पहले दिन खाए होंगे, 4 लड्डू दूसरे दिन, 4 लड्डू तीसरे दिन, तो कितने लड्डू जाएंगे, 12 लड्डू हो जाएंगे। तो यह एक एवरेज कहा जाता है। इसका एक फार्मूला लिखते हैं इसी के आधार पर कि औसत क्या होता है बाबू। तो औसत का फार्मूला क्या निकलेगा कि औसत बराबर क्या हो जाएगा बाबू, औसत बराबर हो जाएगा कुल जो अलग अलग है, कुल राशियों का योग, कुल राशियों का योग, कुल राशियों का योग, जो अलग अलग दिन आपने लड्डू खाया था उसको योग कर दिया बटे राशियों की संख्या, ठीक है ना, बटे राशियों की संख्या, मतलब पहला दिन, ठीक है ना, राशियों की संख्या। तो अलग अलग दिन हम, ये एक नॉर्मल फार्मूला होता है, मतलब जो नीचे नंबर है कुल मिलाकर नीचे संख्या आनी चाहिए, ऊपर क्या होती है, सबका योग होना चाहिए। तो यह होता है, तो राशियों का औसत इससे निकल जाता है, तो ये औसत कहा जाता है। ये नॉर्मल फार्मूला हो गया, ठीक है। लेकिन अब चलेंगे हम इस सवाल की तरफ। तो आप इससे ये चीज़ सीख सकते हैं कि राशियों की संख्या जो है, ये जो राशियों की संख्या यदि औसत में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल राशियों का योग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे इधर औसत में इसको गुणा करेंगे कि औसत में इसका गुणा कर दीजिए राशियों की संख्या की, राशियों की संख्या। अब देखिए यही फार्मूला इसमें लगेगा, राशियों की संख्या का गुणा करेंगे हम, तो राशियों की संख्या गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, कुल राशियों का योग आ जाएगा, कुल राशियों का योग आ जाएगा। तो यही फार्मूला देखिए इस सवाल में लगेगा बाबू। आइए दिखाते हैं, कुल राशियों का योग, ठीक। तो देखिए अब ये इससे ही निकला है, इसी फार्मूले से ये फार्मूला आया है। तो आइए दिखाते हैं हम आपको। देखिए एक क्रिकेट के खिलाड़ी 24 पारियों में, मतलब 24 पारी में राशियों की संख्या कितनी है, 24 है। 24 पारियों में रनों का औसत कितना है, 28 है। तो मतलब 28, 24 पारी में रन का जो औसत 28 है, तो इससे गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल राशियों का योग, अर्थात कुल रन निकल जाएंगे, कुल रन निकल जाएंगे। कितने पारियों में निकलेंगे, 24 पारियों में कितना रन बनाया है इससे निकल जाएगा। तो गुणा कर लीजिए यहाँ पर, जैसे ही गुणा करेंगे आपका निकल जाएगा कि रन इतना बनाया है। 24 में 28 का गुणा करेंगे कितना आएगा, देखिए गुणा कर लीजिए, एक तरफ कर लीजिए 28 और इधर 24 का गुणा करिए। देखिए गुणा ऐसे नहीं आता है तो आप 25 का तो कर सकते हैं, 25 का करके ये घटा दीजिए। देखिए 28 है, 25 - 1 कर दीजिए, ठीक।
तो 25 में 28 का गुणा आप कर सकते हैं, 25 वाट है, 279 20 और 25 गुना 50, 50 20 50 20 70 हो गया, माइनस 28। ठीक, तो 700 में 28 जैसे कि 10 में से 8 गया 2, और इधर कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, और इधर 9, 9 में से 2 गया 7, और इधर बचा 6, तो 672। तो कुल रन कितने हो गए बाबू, 672 रन बने। 24 पारी में कुल कितने रन बन गए बाबू, 672 रन बन गए। यदि आपको ऐसे नहीं आ रहा है, करना कुछ नहीं बाबू, देखिए 24 में गुणा करना है, हम 25 - 1 लिख सकते हैं 24 को, तो 25 - 1 लिखेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर 28 का गुणा 25 में किए इतना आया, फिर 28 गुणा 1 में करेंगे तो 28 आ जाएगा, घटा देंगे फटाक से गुणा हो जाएगा। नहीं तो आप बहुत लंबा प्रोसेस में करेंगे गुणा, इतना टाइम नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है, वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत कितना हो जाए, 29 हो जाए। 25वीं पारी में मतलब 25वीं पारी में बाबू वो कितना रन बनाए, ठीक है, 25वीं पारी में उसका औसत कितना हो जाए, 29 हो जाए। यदि 25वीं पारी में 29 औसत हो जाए तब कुल रनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल रन कितने हो जाएंगे बाबू, तो कुल रन आपके कितने हो जाएंगे, जैसे इसमें गुणा करेंगे आ जाएगा, 25 में 29 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, 25 में 30 का गुणा कर लीजिए और भी आसान हो जाएगा। 25 में 30 का करके घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 3 75, 7.5 माइनस 25 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 725 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक, जैसे ही घटाएंगे 725 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 725 रन आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह आसानी से आपने गुणा कर लिया और लिख लिया। तो 29 पारी में रनों की संख्या कितनी आ गई, सॉरी 25 पारी में रनों की संख्या कितनी आ गई, 725। 24 पारी में रनों की संख्या कितनी आ गई, 672, क्योंकि यहाँ पे औसत 28 है और यहाँ पे औसत 29 है। तो इस तरह आपने कर लिया। अब पूछ रहा 25वीं पारी में। अब आप देखिए यहाँ से एक पहली पारी है, कौन सी पारी है, विराट कोहली की पहली पारी है, और इधर चली है 24 पारी तक, 24 पारी तक, और रन कितना बनाए हैं बाबू, 672 रन बना दिया इन्होंने, विराट कोहली ने आपका 672 रन बना दिया। लेकिन यह एवरेज कितना है, 28 वाला एवरेज है। पर यदि आपके पास कितना हो एवरेज, 29 एवरेज हो, तो उस तरह से यहाँ पे हो गई 25 पारी हो गई उसकी, तो 25 पारी हो गई, और अब 29 एवरेज हो तो उस तरह से कितना रन बना रहा है, 725 रन बना रहा है। तो एक पारी जो ये 25वीं बड़ी है, इसी में कितना रन बनाया होगा इस बंदे ने, विराट कोहली ने, तो 725 में से 672 घटाएंगे तभी तो इस पारी का रन निकलेगा हमें, क्योंकि कुल रन 725 है, यहाँ पे कुल रन 672 हैं। तो इस पारी में मतलब ये कौन सी पारी है, 24 पारी ये रही, तो ये 25वीं पारी है, मतलब 25वीं पारी में कितना रन बना रन बराबर कितना हो जाएगा, 725 और माइनस 672 यहाँ से घटा दीजिए, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 6 कैंसिल हो गया, कितना गया 53 रन। तो 53 रन आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए 24 पारी में 28 एवरेज है तो रन हो गया 672 गुणा करके। ठीक, 25 पारी में 29 एवरेज है तो आपका गुणा कर दिए तो कितना गया, 725 रन आ गया। 24 पारी में 672, 25 पारी में 725, तो बाबू जब 25 में से 24 पारियों वाला रन घटा देंगे तो 25वीं पारी में रन आपका निकल जाएगा आराम से। यही आपसे पूछा है कि बताइए कि 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 29 हो जाए। पर यह विधि थोड़ी सी क्या है तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, घटाना जोड़ना थोड़ा सा गुणा करना है, लेकिन फिर भी यह टाइम टेकन है, परीक्षा के हिसाब से यह सही नहीं है। तो आइए एक दूसरी मेथड जो बहुत ही आसान मेथड है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। आसान सवाल है, कहा है कि 24 पारियों में रनों का औसत कितना है, 28 है। तो विराट कोहली अपनी पहली पारी क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं बाबू, क्या कर रहे हैं, पहली पारी खेले हैं और 24 पारी तक पहुँचे हैं। 24 पारी तक जब पहुँचे हैं बाबू तो उनका एवरेज कितना रहा है, उनका एवरेज रहा मेंटेन 28। पर बंदे ने फिर क्या किया, 25वीं पारी में गेम में थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, गेम में अपना क्या किया, रन बढ़ा दिया, और रन बढ़ाया, इतना रन बढ़ा दिया कि 25वीं पारी तक पहुँचते पहुँचते उसका एवरेज कितना हो जाता है, 29 हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, एवरेज 29 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि 25वीं पारी में बाबू इसने कितना रन बना दिया कि इसका एवरेज 29 हो गया। विराट कोहली है भाई, हमेशा इसका स्ट्राइक बढ़ता ही रहता है। तो देखिए यहाँ भी बढ़ रहा है, तो देखिए कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। अब पूछ रहा है कि 25वीं पारी में कितना रन बनाया कि इसका एवरेज क्या हो गया, 29 हो गया। तो देखिए 25वीं पारी में जब आप देख रहे हैं बाबू, अब देखिए पहली पारी हुई, दूसरी पारी, तीसरी पारी, 24वीं पारी तक कितना रन बना रहा है वो, 28 रन बना रहा है। हर पारी में वो 28 रन। मान लीजिए एवरेज होने का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मतलब तो यही होता है एवरेज का।
कि पहली पारी में एवरेज से, पहली पारी से लेकर 24 पारी तक जो एवरेज 28 है, इसका मतलब पहली पारी में भी 28 रन, दूसरी पारी में भी 28, तीसरी पारी में भी 28, चौथी पारी में भी 28। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लेकिन हम मान के चलते जब एवरेज इतना है तो हम समझ जाते कि वो इसका एवरेज इतना है, कम ज़्यादा तो बनाया ही होगा। तो 28 रन बनाया था, एक्स्ट्रा कितना रन बना दिया उसने, बस यही आपको पता करना है कि उसका एवरेज 29 हो जाए। तो एवरेज जब 29 हुआ है तो एवरेज कितना ज़्यादा हो गया बाबू, प्लस 1 ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ है। तो प्लस जो 1 एवरेज ज़्यादा हुआ है वह कब से ज़्यादा हुआ है, मान लेंगे मान लेंगे कि पहली पारी से लेकर 25वीं पारी तक 1 एवरेज ज़्यादा हुआ है। तो कितना रन ज़्यादा बना दिया, तो 1 से लेकर 25 पारी तक यदि 1 रन ज़्यादा बनाए तो उसने कितने रन ज़्यादा बना दिए, 25 रन ज़्यादा बना दिए कि नहीं बना दिए। तो 28 रन तो थे ही और 25 रन ये ज़्यादा बना दिए, तो कुल मिलाकर कितने आ गए, 28 + 25, कुल मिलाकर आ गए आपके सामने 53 रन। बस इतना ही समझना था कि जो एक्स्ट्रा रन बनाया उसने, यही एक्स्ट्रा रन है। 28 रन तो पहले से है ही है, एक्स्ट्रा रन जो 1 एवरेज बढ़ा है वो तो 25 पारियों में जब 1 एवरेज बढ़ेगा तो कितना रन बढ़ जाएगा, 25 पारियों में 25 रन बढ़ जाएगा, और यही 25 जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 53 रन आ जाएगा। बहुत ही आसानी से आपने क्या करेंगे। देखिए बच्चों, अगली सवाल है 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। यह सवाल बच्चों हमने वर्ष 2022 के वीडियो में भी आपको करा चुका हूँ, तो उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को यदि देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 1/16 का दशमलव समतुल्य क्या होता है। तो आप बड़े आसानी से डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, 12 दशमलव नहीं बताऊंगा मैं। आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिए और बताइए, यदि आप वीडियो देखे हैं तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें आती होंगी। देखिए सवाल क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम हो उसके जो पिछले प्रश्न पत्र होते हैं बाबू, आपको जरूर करने चाहिए सॉल्व, क्योंकि पिछले प्रश्न पत्र आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें आने वाली हैं और क्या चीज़ें आई हैं। तो अब ये देखिए, ये सवाल रिपीट हो गई है, पूरा सेम टू सेम डिट्टो सवाल ही रिपीट हो गई है। ऐसा भी नहीं है कि ये 14 किया है, 15 किया, कुछ दूसरा कर देना चाहिए था, लेकिन पूरा डिट्टो रिपीट कर दिया है। तो इसलिए कहता हूँ कि इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो चलिए इस सवाल के साथ हम आपको यहीं पर छोड़ जाते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए।